आज का शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, मजेदार शोज और चौकस किस्से अब ऑडियो फॉर्मेट में भी आ गया है लल्लन टॉप बाजा। कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए लल्लन टॉप ऐप और मजे लीजिए एक अनूठे एक्सपीरियंस के। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं शो की तरफ। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे चीनी कंपनियों के नए खेल की, जानेंगे कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारत में रजिस्टर्ड 300 कंपनियों की तलाशी क्यों ली है, जानेंगे कि भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों के बोर्ड में चीन के बिजनेसमैन कैसे घुस गए। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि किस तरह से चीन से वास्ता रखने वाली इन कंपनियों ने कंपनी कानूनों को ताक पर रख मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। चीनी कारोबारियों से जुड़े एक नए खेल का खुलासा हुआ है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार 8 सितंबर को दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु स्थित 300 फर्म्स के दफ्तरों में छापेमारी की। मंत्रालय ने उन कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी अभियान चलाया जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चीनी नागरिक शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक शुरुआती जांच में इन चीनी डायरेक्टर्स को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की जांच में यह भी सामने आया कि ये कंपनियां कागजों पर बनाई गई हैं। इन कंपनियों को शेल कंपनी या मुखौटा कंपनी भी कहते हैं। दरअसल होता यह है कि शेल कंपनी बनाने में कंपनी लॉ का पालन तो अच्छे से किया जाता है, लेकिन इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन कंपनियों के संचालन की बात की जाए तो इनमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता, इनमें केवल कागजों पर एंट्रीज दर्ज की जाती हैं। पूरा मामला समझते हैं। दरअसल भारत में जब भी कोई व्यक्ति अपना धंधा शुरू करता है तो कंपनी एक्ट के तहत उसे कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। वहीं जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनी लॉ के मुताबिक उसे कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक भारतीय को नियुक्त करना जरूरी होता है। और जैसे ही कोई विदेशी नागरिक भारत में खोली गई कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर बन जाता है, उसे अपनी कंपनी में नौकरी करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। इस तरह से वह बिजनेसमैन भारत आने के लिए बिजनेस वीजा या वर्क वीजा पाने का पात्र बन जाता है। एक और चीज, टूरिस्ट वीजा पर बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही ज्यादा अवधि तक भारत में रह सकते हैं। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए चीन के कुछ नागरिकों या यूं कहें कि बिजनेसमैन या चीनी कंपनियों के अधिकारियों ने भारत में कई शेल कंपनियां बनाकर भारत में अपने पुराने यानी जमे जमाए बिजनेस को खूब आगे बढ़ाया और कमाई भी खूब की। लेकिन जब भारत में टैक्स चुकाने का नंबर आया तो इन्हीं शेल कंपनियों का सहारा लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मोटी रकम चीन भेज दी। होता यह है, जब ये बिजनेसमैन कारोबार का बहाना बनाकर भारत में खूब चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और असली खेल यहीं शुरू होता है। पिछले कुछ महीनों से ईडी और दूसरी भारतीय जांच एजेंसियों ने जो छापेमारी की है उसमें पाया गया है कि कई चीनी कंपनियों ने भारत में व्यापार कर खूब पैसा तो कमाया, लेकिन जब टैक्स चुकाने की बारी आई तो इससे बचने के लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता चुनकर क्रिप्टो के जरिए मोटा पैसा चीन भेज दिया। इसके अलावा चीनी लोन ऐप कंपनियों ने भी इसी तरह का खेल अंजाम दिया। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उनको सुनते हैं। हमें ये समझना होगा कि भारत में जब भी कोई चाइनीज कंपनी काम करती है तो वो चाइना में जो उसकी कंपनी है उसके जरिए काम नहीं करती है, वो भारत में कंपनी को रजिस्टर कराती है। और एक नियम होता है आयकर के अंतर्गत भी, जिसको जिसको बोला जाता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो इस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के नियम के अंतर्गत ज्यादातर विदेशी कंपनियां जो भारत में ज्यादा व्यापार करती हैं वो भारत में अपना एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर करा देती हैं। अब इन चाइनीज कंपनी को जब नहीं भी जरूरत थी कंपनीज की, इन्होंने तब भी ये कंपनियां रजिस्टर कराई। मतलब ये वहां से काम चला सकते थे अपना वहीं बैठे बैठे, पर इन्होंने यहां पर कंपनी रजिस्टर कराई। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी क्यों रजिस्टर कराई। कंपनी बनाते ही आपके पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कंपनी लॉ के नियम के अंतर्गत आप अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी प्रमोटर भारत में कंपनी बनाता है तो उसमें किसी भारतीय को अपॉइंट करना जरूरी होता है। पहली बात तो ये, मतलब सारे विदेशी हो सकते हैं पर एक भारतीय होना जरूरी होता है। तो एक बात तो सभी के लिए जानना जरूरी है कि इन कंपनियों में कोई ना कोई भारतीय जरूर होगा। अब खैर बात हम चाइनीज की कर रहे हैं तो हम चाइनीज पर ही रुकते हैं। तो ये कंपनीज यहां बना के, और जैसे ही कंपनी यहां पर बनती है, जैसे ही आप उसके डायरेक्टर बनते हैं, प्रोमोटर बनते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं एक वर्क वीजा लेने के लिए या बिजनेस वीजा लेने के लिए। वर्क वीजा होता है जहां कंपनी में अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, जिसको एक विदेशी भाषा में वर्क परमिट भी कहा जाता है।
तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है, मतलब आप अपनी कंपनी में आपने नौकरी कर ली तो आपको यहां पर रुकने के लिए 2 साल 3 साल का वक्त मिल गया, भारत में वीजा मिल गया आपको। दूसरा होता है बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा होता है, मान लीजिए कोई चाइना का डायरेक्टर या चाइना का बिजनेसमैन यहाँ पर अपनी कंपनी में विजिट कर रहा है, यहाँ पर उसको विजिट करने के लिए बार बार भारत आना जाना पड़ रहा है, तो वो एक बिजनेस वीजा ले लेता है, जिसके अंतर्गत वो भारत में करीब करीब 3 से 6 महीने तक रह सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो भारत में आता है तो अब 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ चाइना को भी इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब भारत के साथ जिन देशों का बॉर्डर लगता है उन देशों से अगर यहां पर विदेशी आके भारत में रहते हैं या किसी कंपनी में निदेशक डायरेक्टर बनते हैं तो उनको पहले होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो एमसीए के पास ये पावर है कि वो सर्च करके और जाके पता लगा सकता है कंपनी में विजिट करके कि उसके कौन कौन डायरेक्टर्स है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट एमसीए के यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे लिस्टेड होती है। डायरेक्टर अपॉइंट करने की ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एमसीए को सबसे पहले पता लगता है। तो एमसीए ने जाके जब सर्च करी तो देखा कि बहुत सारे कंपनीज जो कि शेल कंपनीज थी। शेल कंपनी का अर्थ होता है कि कंपनी बना ली जाती है, उसमें कोई ऑपरेशंस नहीं होते, वो खाली कंपनी फाइलों में कागजों पर रहती है, उस कंपनी में कोई लेन देन नहीं है, कंपनी कोई व्यापार नहीं कर रही, सामान आ जा नहीं रहा है, कोई किसी से ट्रेड की डीलिंग नहीं है, किसी से कोई सर्विसेज ना ले रही ना दे रही, सिर्फ कागजों पे कंपनी बन जाती है। और ये कंपनी बनाने का पर्पस 2 है। एक तो ये कि इनके डायरेक्टर्स को यहां पर वीजा मिल जाए, वर्क परमिट वीजा मिल जाए या बिजनेस का वीजा मिल जाए, दिखाएं कि साहब हमने कंपनी बना दी है और हमारे डायरेक्टर्स चाइना से यहां आना चाहते हैं और आके व्यापार करना चाहते हैं। दूसरा, हमने देखा चाइनीज लोन एप्स का जब मामला आया या हमने कुछ केसेस में इनडायरेक्टली शाओमी, वीवो जैसी कंपनीज को देखा तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन कंपनीज का, शेल कंपनीज का प्रयोग किया गया। इसी साल अप्रैल में कॉर्पोरेट मंत्रालय ने देश भर में फैली 700 कंपनियों पर मामले दर्ज किए थे। इन कंपनियों में चीनी नागरिक या तो बोर्ड मेंबर थे या फिर प्रमोटर थे। इस जांच के दायरे में वीवो, शाओमी, ओप्पो और अलीबाबा की कई भारतीय इकाइयां शामिल हैं। कंपनी एक्ट रजिस्ट्रार या कॉर्पोरेट मंत्रालय को सभी कंपनियों की तलाशी और जब्ती अभियान चलाने का अधिकार देता है। यह तलाशी अभियान तब किया जाता है जब प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि कंपनियां अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों से ईडी ने भी चीनी मोबाइल कंपनियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर शिकंजा कसा है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच तेज करने के बाद वीवो के निदेशक झेंगशेन आओ और झांगजी भारत से भाग गए थे। ईडी ने 5 जुलाई को वीवो और इससे जुड़े फर्म्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में देश भर में 44 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े करीब 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर शिकंजा कसते हुए इनकी जांच शुरू की है। इन एक्सचेंजेस पर आरोप है कि इन्होंने फटाफट लोन मुहैया कराने वाले ऐप्स के साथ मिलकर बड़ा खेल किया था, लेकिन जैसे ही इन लोन ऐप्स कंपनियों को पता चला कि वे भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं तो उन्होंने अपना धंधा समेट लिया और क्रिप्टो रूट का इस्तेमाल करके विदेशों में मोटी रकम भेज दी। इस तरह से इन लोन ऐप्स कंपनियों ने भारत में बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी की। हालांकि वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस का दावा है वे ग्राहकों की केवाईसी डिटेल से जुड़े सभी नियमों का 100% पालन कर रही हैं। आपको बता दें, भारत के सबसे ज्यादा भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज का दावा करने वाले वजीरेक्स पर ईडी ने पहले ही शिकंजा कस दिया था। 5 अगस्त को ईडी ने जेनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों में से एक के ऑफिस परिसरों की तलाशी ली थी। छापे के बाद ईडी ने कंपनी से जुड़े सभी बैंक खातों को सीज कर दिया था। बताया जा रहा है कि इन खातों में कुल 64 करोड़ 67 लाख रुपए जमा थे। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। 2-3 कारणों से 2-3 मोटिव रहे ये कंपनियां यहां बनाने का। पहला मोटिव हमने देखा वीवो, शाओमी, ओप्पो जैसी कंपनीज का जो सामने आया मुद्दा वो था टैक्स इवेजन का, कि यहां पर आप कंपनी बनाइए, कंपनी बना के यहां से आप दिखा दीजिए कि वहां की कंपनी के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, हमारी कंपनी विदेशी कंपनी के लिए खर्चे कर रही है, तो पैसे यहां से भेजने का एक बहाना मिल जाता है जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इसके पीछे जो ईडी ने पीछे सर्चेस और सर्वेस भी किए थे, उसके पीछे टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स बिना दिए भारत में कमाया गया मुनाफा, भारत में टैक्स बिना दिए उस पैसे को बाहर भेज देना, पहला मोटिव ये रहा। दूसरा मोटिव यहां कंपनी बनाने का रहता है कि इनको अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स जो चीनी, जो असली प्रमोटर्स हैं, जो इस कंपनी के असली ओनर्स हैं, उनको भारत में आके
सारे काम को सुपरवाइज करना होता है, ये सारा जो गोरख धंधा चलता है इसको देखना होता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे आए। आप टूरिस्ट वीजा पे आएंगे तो टूरिस्ट वीजा पे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंपनी बना के उस कंपनी में बिजनेस वीजा या वर्क परमिट वीजा ले लेते हैं और वो यहां आके ये सारा जो गोरख धंधा अपनी डायरेक्शंस में यहां पर चलाते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि मुझे लगता है कि लल्लन टॉप के सभी दर्शकों को खर्चा पानी के समझनी चाहिए, कि जो थोड़ी हमारे लिए शर्म की बात है, और शर्म की बात यह है कि भारतीय नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि आप भारत में अगर कंपनी बना रहे हैं, विदेशी मूल का आदमी भारत में कंपनी बनाता है, तो उसमें किसी भारतीय का डायरेक्टर बनना कंपल्सरी है। एक बहुत जरूरी बात समझने वाली बात यह है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है, कि भारत और चाइना का 135 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड होता है, जिसमें ज्यादा इंपोर्ट है, कम भारत से एक्सपोर्ट है। करीब करीब 30 डॉलर का भारत वहां पर निर्यात करता है और 90 बिलियन डॉलर के आसपास भारत वहां से आयात करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत सरकार इन चीनी नागरिकों पर एक्शन लेके इनको डिपोर्ट कर देती है, फॉरेनर्स एक्ट बना हुआ है, जो आदमी इंडिया में ओवरस्टे कर रहा है उसको यहां से बाहर भेज दिया जाता है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, या लीव इंडिया करके एक नोटिस इशू कर दिया जाता है, उस पर पेनल्टी भी लगती है अगर वो वीजा जैसे उसने अपने वीजा को एक्सटेंड करा के उससे ऊपर वो रह रहा है। तो अगर 135 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड हमारे देश में चाइना और रहा है, तो ट्रेड में लोगों का आवागमन लाजमी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी ना कभी आपको जाना पड़ सकता है, कभी ना कभी उनको यहां आना पड़ सकता है। मुझे जो अंदेशा है कि अगर चीनी नागरिकों पे जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको भारत से निकलने को कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। पर यही अगर भारतीय नागरिकों पर भी चीन में ऐसा कुछ रेसिप्रोकेटरी एक्शन हुआ, तो ये जो भारत में जो ट्रेड होता है, मुख्यतः दो सेक्टर्स में हमने देखा कि चीनी कंपनियों ने भारत में आके इलेजिटिमेट एक्टिविटीज करी। पहला था जो लोन बांटने का धड़ल्ले से काम चल रहा था, 5,000 10,000 का लोन दो और उससे 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख या उसकी जान भी वसूल लो, उसके सिर पे मुसीबत डाल दो, आदमी आके आखिर में सुसाइड कर रहा था। दूसरा हमने देखा कि जो जहां पर चाइनीज कंपनीज का गोरख धंधा चल रहा था, वो चल रहा था मोबाइल क्षेत्र में, क्योंकि भारत का आज भी 70 से 80% से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल इंडस्ट्री चाइना के इंपोर्ट्स पे, चाइना के कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो इन्होंने यहां से भारी मात्रा में, भारत एक बहुत बड़ी मोबाइल की मार्केट है और बहुत उभरती हुई मार्केट है, इन्होंने यहां पर अपने मोबाइल बेचे, मोबाइल बेच के जो उससे मुनाफा कमाया उस पे ये लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। अब जाते जाते एक और जरूरी सूचना सुन लीजिए। गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस हफ्ते के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, जो कि एम्स दिल्ली में ट्रॉमा सर्जन है। ये एपिसोड आप लल्लन टॉप ऐप पर देख सकते हैं सैटरडे दोपहर 12 बजे। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।